मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे अपने मोहब्बत को बेचने के लिए खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ना पड़ेगा। लोग अपने मोहब्बत को पर्दे में छुपा कर रखना चाहते हैं और मेरी भी कुछ ऐसी भी सोच थी, मगर क्या करती, जिंदगी उस मोड़ ले आई थी कि मुझे अपने ही पति के लिए एक लड़की की तलाश थी। मैं लोगों से कहती तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते। सबसे ज़्यादा दुख तो यह बात का था जब मेरी सास मुझे ताना मारती थी, जबकि मेरा पति अक्सर मुझसे नाराज़ रहने लगा था। वह कहता था कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई और लड़की अपने ज़िंदगी में नहीं चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी का झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जबकि मुझे तो मालूम था यह सब सिर्फ कहने की बात होती है। हर आदमी को अपनी सगी औलाद की हर हाल में चाहत होती है, जबकि मैं तो बांझ थी। यह खबर मुझे शादी के 2 साल बाद मालूम पड़ी थी। तब ऐसा लगा था कि मैं तबाह और बर्बाद हो गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी बोली, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आप लोगों की बद्दुआ लग गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मम्मी कहने लगी, ऊपर वाला ना करे मेरी बच्ची की हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन ना आए कि हम तुम्हें बद्दुआ देने लगे। मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? मैं तड़प कर बोली, मम्मी मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मगर अभी तक माँ नहीं बन पाई। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मुझे यकीन है कि मेरी यह बात सुनकर मेरी सास मुझे डिवोर्स देने के लिए मेरे पति को मानेगी। मम्मी कुछ देर सोचने के बाद बोली, बेटी फिक्र मत करो, ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खोल देता है। तुम ऐसा करो, अपने पति की दूसरी शादी अपने हाथों से करवा दो, तो वह तुम्हारा एहसान रहेगा और तुम्हें छोड़ने का भी कभी सोचेगा नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यह लगा था कि वह मुझे मेरी दुश्मन निभा रही है। तब मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। शाम के वक्त मेरा पति घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है राधिका, तुमने कमरे में इस कदर अंधेरा क्यों किया हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने कुछ कहा है क्या? मैंने कहा नहीं और रोते हुए बोली, मेरी तकदीर में अंधेरा लिख दिया गया है, मैं उजड़ गई हूँ। पंकज ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने ना में सिर हिलाया और बोली, पंकज ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ नहीं है। तुम यह बात कैसे भूल सकते हो कि हमारी ज़िंदगी में कोई औलाद नहीं है। हम शादी के 2 साल बाद भी बे औलाद है। पंकज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, गम ना करो राधिका, ऊपर वाला हमें औलाद भी देगा। तब मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं पंकज, ऊपर वाला मुझे औलाद नहीं दे सकता। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बांझ हो, उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पंकज के चेहरे पर उदासी छा गई। वह बड़ी देर तक खामोश रहा। मेरा दिल घबराने लगा।
तब पंकज ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। मैं बोली, पंकज, अगर आपको कभी औलाद की ज़रूरत महसूस हुई तो हम क्या करेंगे? पंकज मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। पंकज की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मेरा पति मेरे साथ तो था, फिर मुझे किस बात का गम था? यह बात अब मेरी सास तक भी पहुंच गई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्हें मुझे ताने मारने का और एक मौका मिल गया हो। अब वह मुझे देख देख कर हर बात पर ताना मारा करती थी। एक दिन हमारे घर पड़ोसन आई तो उसने कहने लगी कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो और वह फिर सारी जिंदगी रोते रह गए। पड़ोसन कहने लगी, अच्छा, ऐसा भी कौन से लोग हैं, मुझे भी तो बताओ। तब मेरी सास बोली, अरे बहन, छोड़ो ऐसी बातों को, तुम बस मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर दो। मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पहली बहू को क्या हुआ है? तब मेरे सास मुस्कुरा कर बोली, वह बेचारी तो बांझ है, औलाद पैदा नहीं कर सकती। अब हमें तो अपनी नस्लों को आगे बढ़ाना ही है ना। मेरा दुनिया में एक ही तो बेटा है। यह सब बातें सुनकर मैं तो थर थर काँपने लगी। जब पंकज घर वापस आए तो मैं रो रो कर उसे सारी हकीकत बता दी। पंकज को बहुत गुस्सा आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। वह मुझे अपने माँ के सामने खड़ा करके बोला, मम्मी, यह लड़की मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं इसके सिवा किसी को अपने ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। अगर यह अपाहिज भी हो गई ना, तब भी मुझे यह दुनिया की हर लड़की से ज़्यादा प्यारी होगी। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी के बारे में बात मत कीजिएगा। मेरी सास ने सर झटक दिया और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपने बांझ पत्नी से इस कदर नखरे उठाता हो। हमारे ज़माने में तो जब किसी को पता चलता था कि उसकी पत्नी में कोई कमी है तो वह फौरन उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल देता था। पंकज के कहने पर लगा, मम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं राधिका से बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए आप ऐसी बातें करने का मेरे दिल में मत दुखाइए। मेरी सास चुप हो गई थी, जबकि पंकज की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आकाश में उड़ रही हूँ। मैंने अपने पति से खूब प्यार और मोहब्बत की बातें की थी और उनका एहसान मानना था कि वह मेरे लिए सबसे लड़ जाते हैं। रात हुई तो मैंने सोचा कि पंकज को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास कमरे में से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर से सुना तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, देखना इस मनहूस राधिका का पत्ता कैसे साफ करती हूँ। अभी तो पंकज के दिमाग पर उसकी मोहब्बत का खुमार है, लेकिन कुछ महीने गुजर जाने दो, देखना किस तरह लाइन पर आता है। मैं तो उसकी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। तब तक मैं पंकज को खुद ही दूसरी शादी के लिए तैयार कर लूँगी। यह सब बातें सुनकर मेरे दिल पर बिजली गिरे समान आंखों से आंसू आ गए और मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई। अब मेरी जिंदगी बहुत बेजान हो चुकी थी। हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं पंकज मुझे छोड़ ही ना दे, कहीं वह अपनी माँ की बातों में आकर दूसरी शादी ही ना कर ले। पंकज जब भी काम से वापस आते तो मैं बहुत गौर से उनका चेहरा देखा करती थी कि कहीं वह गुस्से में तो नहीं है, कहीं वह मुझसे परेशान तो नहीं है।
क्या वह मेरे साथ ठीक तरीके से बात तो कर रहे हैं ना, या मुंह फेर रहे हैं। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं थी जिसे मैं अपने दिल का हाल सुना सकती थी। मुझे अब मम्मी का ही ख्याल आया था, मगर पिछले बार उन्होंने मुझे जो राय दी थी वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं उनसे बात करना ही छोड़ दी थी। आज मेरा दिल बहुत परेशान था, इसलिए मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने हेलो किया तो मम्मी रोने लगी। वह बोली, राधिका, तुमने एक बार फ़ोन करके मेरे दिल में अपनी चाहत बढ़ा दी, उसके बाद दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। मैं हर रोज़ इंतज़ार करती थी कि कब तुम मुझसे बात करोगी। तुम तो जानती हो कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, और मैं तुम्हारी भाभी से भी नहीं कह सकती थी कि मेरी बात राधिका से करवा दो। कहाँ गायब हो गई थी? मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता था क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होंगी। मैं रोने लगी और बोली, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत खुशी से गुजर रही थी, मगर जब से मुझे मालूम हुआ है कि मैं बांझ हूँ, तब से मेरे सर पर हर वक्त तलवार लटकी रहती है। मेरी सास ने मुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं। अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। वह कभी किसी पड़ोसन से कहती है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपने पसंद से लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो, तब तक मैं पंकज को दूसरी शादी के लिए तैयार करती हूँ। मम्मी, पंकज बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी वह मेरे खातिर अपनी मम्मी से लड़ गए, मगर है तो वह मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास ही हो जाएगा कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारा गम समझती हूँ। मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होंगी, इसलिए तो मैं तुम्हें उस दिन इस बात की राय दी थी कि तुम पंकज की दूसरी शादी करवा दो। वह अपने करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा ना, उसे औलाद चाहिए ही होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के लिए जरूर सोचेगा। अगर ऐसे में तुम्हारे पति ने तुम्हारी सास की पसंद की हुई लड़की से शादी कर ली, तो सोचो तुम्हारे साथ उस घर में कैसा व्यवहार होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की कम उम्र की लड़की से पंकज की शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर भी रहेगी और कभी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। बच्चे को वह जन्म देगी, मगर उसकी माँ तुम बन जाओगी, और फिर मौका देखकर उस लड़की को अपने घर से निकाल देना। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी लड़की ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मम्मी कहने लगी, गरीब लाचार लड़की ही तुम अपने पति के लिए लेकर आना, जो बिल्कुल गाय हो। यह ना होकर तुम कोई बहुत तेज तर्रार से लड़की के लेकर आओ और फिर सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगी। मैं बोली, मम्मी, आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैंने सोच लिया था कि पंकज की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा घर इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं, इसलिए मैं घर वालों से चोरी चुपके ही पंकज के लिए लड़की ढूंढने लगी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं कैसे अपने पति को अपने ही हाथों से किसी दूसरी औरत को सौंप सकती थी, फिर पति भी वह जिसकी खातिर मैंने हर हद पार कर दी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, मैं सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा और भाई मुझ पर जान निछावर करते थे। जिंदगी बहुत हसीन थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात का दुख था, और वह यह कि मेरा रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने बचपन में ही कर लिया था, जिसका नाम रोहन था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने मैट्रिक पास किया हुआ था। वैसे भी रोहन बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था, बहुत ही मगरूर और बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। पढ़ाई तो मेरे भाइयों ने भी नहीं की थी, मगर फिर भी वह सीधे और सुलझे हुए थे। उन्हें बात करने का ढंग आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी, जबकि रोहन तो ऐसा था जैसे वह खुद ही पल बढ़कर जवान हो गया हो।
उसे किसी ने अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। मैंने तो यह भी सुन रखा था कि वह अक्सर लोगों को कहता फिरता था कि देखना, शादी के बाद मैं राधिका को ऐसे खुश रखता हूँ कि उसकी सारी पढ़ाई ना भुला दी तो मेरा नाम भी रोहन नहीं। मुझे रोहन से बहुत नफरत हो गई थी। जब भी मैं मम्मी से रोहन की बातें करती थी तो वह बहुत परेशान हो जाया करती थी। कहने लगी, भला हो तुम्हारी दीदी का, वह तो खुद इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुम्हारे लिए जन्नत का गदा छोड़ दिया है। उन्होंने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता रोहन के साथ पक्का करके बहुत बुरा किया था। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, अभी रोहन बच्चा है, खुद ही समझ जाएगा। कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी थी। उन्हीं दिनों में एक कमेटी गांव में आई थी। वह जमीन वगैरह का छानबीन करने आए थे। गांव में एक बहुत बड़े अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी। शहर से बहुत ही बड़े बड़े इंजीनियर आए थे। वह सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरे हुए थे। डेरे से होकर वापस चले जाते थे, मगर उसमें एक ऐसा आदमी भी था जो वापस नहीं गया था। उसका नाम पंकज था। उसे गांव की आओभाव बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से इजाज़त लेकर 2 हफ्ते और रुकने का फैसला किया। पंकज बाहर रुकता नहीं था, वह गांव से इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ अपने खेत की तरफ जा रही थी, जब मेरी नज़र पंकज पर पड़ी थी। वक्त जैसे ठहर सा गया था। वह मुझ में खो गया था और मैं उसमें खो गई थी। नज़रों के उस चंद लम्हों के खेल ने बहुत कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। अब मैं हवेली में चोरी चुपके पंकज की दीदार करती थी। एक बार तो मैं डेरे में ही चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे भी आपका ही इंतजार था। पंकज ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। मैंने मम्मी के फ़ोन से उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। हम दोनों की मोहब्बत परवाना चढ़ने लगी थी। वह कहने लगे, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे रोहन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कहा तुम और कहा रोहन। पंकज बोला कि मैं तो रोहन के साथ 2 मिनट खड़ा होकर भी नहीं रह सकता। मुझे इतनी नफरत महसूस होती है। तुम कैसे गुजार करोगी उसके साथ? तब मैंने कहा कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आ जाओ, हो सकता है मेरे मम्मी पापा को भी मुझ पर तरस आ जाए। पंकज ने हाँ कर दिया था। वह वापस चला गया और पूरे 1 हफ्ते बाद अपने बहन और मम्मी के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा, मगर पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर हमारी बेटी का रिश्ता पहले से तय ना हुआ होता तो यकीनन मैं आपको कभी खाली हाथ ना लौटाता। मेरा दिल तो यह फैसला सुनकर ही कट गया था। एक तरफ खो देने का गम था तो दूसरी तरफ रोहन जैसे घटिया आदमी। मैं हर वक्त रोती रहती थी, मगर भाभीयों और मम्मी मुझे तसल्ली देने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया था। मैंने उससे कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आप मेरी शादी किसी भी से भी करवा दो, मैं ऐतराज़ नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बेटी, मैं अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश को अधूरा नहीं रख सकता। मुझे बहुत दुख हुआ था उनकी बात सुनकर। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, पापा मरने वालों के पीछे एक मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? पंकज में क्या बुराई है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो वह बुरे से बुरे पति को भी ठीक करवा देती है। मैंने कहा, नहीं पापा, औरत मर्दों को ठीक नहीं करने वाली मशीन नहीं है। जो बुरा है वह सारी जिंदगी बुरा रहता है। कोई भी औरत मर्द को ठीक नहीं कर सकती। पापा ने मेरी तरफ एक नज़र डाली और फिर अपने कमरे में चले गए। मैंने पंकज को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह रो रही थी। पंकज कहने लगा, तुम फिक्र मत करो राधिका, मैं तुम्हारे इस तरह बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर पंकज रात के अंधेरे में मुझे लेने आ गया और मैं भी उसके साथ चली गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे इस कदम से मेरे मम्मी पापा की बहुत बदनामी होंगी, मगर मैं मजबूर थी। पंकज को खोना नहीं चाहती थी। फिर हम दोनों शहर पहुंच गए। पंकज ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गए, मगर जबकि मम्मी को मालूम हुआ कि पंकज ने मुझे घर से भगा कर लाया है तो वह उससे बहुत बुरा कहने लगी। वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के सरपंच की बेटी को भगा कर लाए हो। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
पंकज एक करोड़पति बाप की औलाद थी। वह अपना बिजनेस संभालता था। मेरी सास पुराने ख्यालात की महिला थी। उसने घर से भागी हुई लड़की को बहू हरगिज कबूल नहीं किया। उसने मेरे और पंकज के दरमियान फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने अपने पसंद की बहू लाना चाहती थी। पंकज एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जिंदगी हर मोड़ पर मुझे मान सम्मान दिया था। मैं घर से भागकर आई थी। उसके बाद मेरा कभी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अभी यह शुक्र था कि मेरे पापा और भाई के मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती, जो अभी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता चल गया था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही बात ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे मम्मी पापा की बद्दुआ की वजह से तो नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। यह तो अच्छा था कि उम्र 2 साल में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर बदली नहीं किया था। मम्मी से बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाया करता था। वह मम्मी थी, उनका दिल मेरे लिए तड़पता था। खैर, अब मैंने अपने पति के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दी थी। हालत जैसे भी थे, मैं अपने सास के सामने हार नहीं मान सकती थी। आखिर मेरी रंगों में भी सरपंचों का ही खून दौड़ रहा था। मैं अपने सास की जीत के आगे अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैं स्वयं चोरी चुपके मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे का लालच देकर अपने साथ कर लिया। मैंने उससे कहा था कि मुझे किसी मजबूर और लाचार सी लड़की का रिश्ता ढूंढ दो और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। वह औरत मान गई थी और वैसे भी एक मजबूर औरत थी। वह विधवा थी और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने मुझे एक खुफिया तरीके से मुझे अपने घर बुलाया था। उसने मेरे सामने आई लड़की की तस्वीर रख दी थी। मैं तो उसका हुस्न देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लगता था कि वह चांद का टुकड़ा हो। वह औरत कहने लगी, यह लड़की बहुत ही गरीब और अपने चाचा के घर रहती है। इसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मगर अब मोहल्ले के लड़के इस पर बुरी नज़र रखते हैं। इसलिए इसकी चाचा चाची है कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए ताकि इसकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। मैं उस लड़की की तस्वीर देखकर बोली, मैं कभी भी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। इसका हुस्न तो देखिए, देखो मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। आप कोई और लड़की ढूंढिए। वह कहने लगी, बेटी यह रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको हाथ से जाने मत दो। यह बहुत सीधी सादी लड़की है, बिल्कुल गाय की तरह। तुम्हारे सामने खूब जमकर रहेगी। मेरा जी तो नहीं चाहता था, मगर मैं कोई और रिश्ता भी नहीं मिल सकता था, इसलिए इस लड़की का रिश्ता मैंने कबूल कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा माहौल मुझे देखने को मिला था। मेरा पति एक सोफे पर बैठा था, जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई आप एक बार लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने और मम्मी ने मिलकर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है, आप बहुत खुश रहेंगे। उसके साथ पंकज बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने अपने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर रही है। मैंने आपसे कह दिया है कि राधिका के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक पत्नी ही रहेगी। जहाँ सास और ननद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही पंकज की बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिल गई थी। मैं आगे बढ़ी तो मेरी सास और ननद की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह दोनों बहुत घबरा गई। मैं उनसे बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद पंकज मेरे पीछे आ गए। वह कहने लगे, राधिका तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना, वह तो यूं ही कुछ भी कहती रहती है। मैं बोली, पंकज आप दूसरी शादी कर लीजिए। पंकज हक्का बक्का रह गए। वह कहने लगे, तुम यह क्या कह रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं बोली, पंकज मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त देती हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, अपने मम्मी और दीदी की पसंद की लड़की से नहीं। पंकज कहने लगे, मैं तुम्हारे अलावा किसी और की पसंद की नहीं बल्कि सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद हो या मम्मी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोली, पंकज औलाद की चाहत मुझे भी है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे अरमान पूरे हो जाएंगे, मेरी ममता को भी मिल जाएगी। पंकज ने मना कर दिए और वह कमरे से बाहर चले गए तो मैं बैठी रोती रह गई। सच तो यह है कि मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो यह सब बस पंकज को खोने की वजह से कह रही थी। इसी वजह से मेरे और पंकज के बीच कुछ दिन नाराजगी चलती रही, मगर मैं रो कर उन्हें दूसरी शादी के लिए मना ही लिया। मैं खुश नहीं थी, मगर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था।
मजबूरी ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से और कमज़ोर करके रख देता है। फिर जिस दिन प्रिया शादी करके हमारे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने पंकज के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि तुम कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूँ जलता हुआ देखकर तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने भी सारी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैंने सारी रात रोती रही। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि जिस पति की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में से निकल गई, क्योंकि मैं पंकज से मिलना चाहती थी, मगर वह दिन के 11 बजे तक भी कमरे से नहीं निकले। तो मैंने अपनी सौतन प्रिया से पूछा तो वह कहने लगी, पंकज तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसको जगाया क्यों नहीं? तो प्रिया रोने लगी। वह बोली, पंकज मुझसे कह रहे थे उन्होंने यह शादी आपकी वजह से की है, और अब मैं किसी तरह भी उन पर अपना हक ना जताती तो वह मुझसे डिवोर्स देकर घर से निकाल देंगे। मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? चाची के घर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने दिल में उस औरत को दुआ दी कि जिसने सच में एक बहुत ही मजबूर थी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने सोचा कि पंकज मुझसे नाराज होंगे, जब उनका मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल कर आएंगे। मगर मेरी सोच गलत थी। पंकज की शादी को 5 दिन हो गए थे, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। मुझे अब बेचैनी सताने लगी। इसलिए जब प्रिया किचन में काम कर रही थी तो मैं उसके कमरे में चली गई। पंकज मोबाइल में बिजी थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर बोले, आ गई मेरी प्यारी प्रिया। यह बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी थी। मैं वापस आ गई। क्या सिर्फ आज के ही दिनों में प्रिया पंकज के लिए प्यारी हो गई थी? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल टूट गया था। इसलिए मैं सास की कमरे की तरफ गई। तब पता चला कि मेरी ननंद भी आई हुई है। मेरे सास अपनी बेटी से कह रही थी, आखिर मेरे खेल को मानती है ना तू? मैंने कैसे चाल चली कि सांप भी मर गए और लाठी भी नहीं टूटी। राधिका बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसके अपने पति की शादी जिस लड़की से की है वह मेरी पसंद की थी, और फिर पंकज पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया था। यह सब तो उस औरत की मदद से हुआ, नहीं तो पता नहीं यह राधिका किसको मेरी बहू बनाकर ले आती। यह सब सुनकर तो मेरे पैर थरथर कांपने लगे। मेरी सास बोली, मैंने राधिका को खाने में इतनी गोलियां खिलाई थी कि वह तो बांझी हो गई। यह पत्थर जो मेरे जिस्म पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि उससे कहूँगी कि यह आकर अपनी मम्मी और बहन की बातें सुन लो। उन दोनों ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है। मगर शायद आज की रात तो राज खुलने की रात थी। जब मैं पंकज के कमरे की तरफ गई तो वह प्रिया से कह रहे थे कि मैंने जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था, जो मैं राधिका को भगाकर ले आया। शादी के कुछ ही साल बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका के भाइयों को मालूम हो चुका था कि वह मेरे साथ आई है। इसलिए वह मुझे रोज फ़ोन करके धमकाते थे कि अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सरपंचों के साथ रहता आया था। मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं राधिका को छोड़ने का भी सोच नहीं सकता था। अब मम्मी ने मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। इस तरह हमने मिलकर तुम्हें पसंद किया और वह औरत के जरिए राधिका को बेवकूफ़ बनाया। हाय, मैं यह क्या सुन रही थी? यह वही पंकज था क्या जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया? मैं दबे कदमों से पंकज के कमरे में चली गई। वह मुझे देखकर हैरान हो गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसका राज इस कदर जल्दी से मालूम कर लूँगी। मैं बोली, पंकज, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाज बनाने की ज़रूरत क्या थी? किसी इंसान से ऊपर वाले की दी हुई नेमत को छीन लेना उसका कत्ल करने के बराबर है। तुम सबने मिलकर मेरा कत्ल किया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई। वह मेरे पीछे आया। कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा, मगर मैंने दरवाज़ा ना खोला। जब वह मायूस होकर पलट गया तो मैं उस रात घर और उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल आई। मैं अब एक आश्रम में रहती हूँ। मैंने पंकज से डिवोर्स नहीं ली क्योंकि अब मुझे कभी किसी मर्द पर भरोसा ही नहीं रहा। तो फिर डिवोर्स का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी आश्रम के नाम कर दी।
बाकी मैं हूँ और पंकज की यादें हैं। तो फ्रेंड्स, पंकज ने जो किया वो सही किया या गलत, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट दिन। तो चलिए, अब तक के लिए बाय बाय।